मैंने अपनी 30 साल की पुलिस नौकरी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो रगों में उतर जाते हैं, जो जाते जाते भी नहीं जाते। और आज भी जब रात को ड्यूटी खत्म कर थाने के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठता हूँ तो वो चेहरा सामने आ जाता है, उस गुमशुदा लड़की का चेहरा, और एसएचओ साहब की वो आंखें जो आखिरी दिन तक बेचैन रहीं। उस दिन सुबह थाने में हमेशा की तरह हलचल थी। मैं ड्यूटी पर था, चाय का दूसरा कप खत्म कर रहा था। बाहर से धूप सीधी बरामदे में पड़ रही थी और वायरलेस पर एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे। सब कुछ सामान्य था जब तक कि गांव सहरपुर से एक आदमी भागता हुआ थाने नहीं पहुंचा। उसका सांस फूल रहा था, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर डर इस कदर था जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में पकड़ लिया हो। वो बोला कि उसकी बेटी कल शाम से घर नहीं लौटी। 16 साल की थी, स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, रोज की तरह बाजार गई थी, लेकिन रात तक वापस नहीं आई। सुबह होते ही पूरे गांव में ढूंढा पर कोई सुराग नहीं मिला। मैंने रिपोर्ट दर्ज की और एसएचओ साहब को खबर दी। एसएचओ साहब उस वक्त कमरे में फाइलें देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही सुना बस एक पल को खामोश हो गए, फिर धीरे से बोले, चलो सहरपुर चलते हैं। मैं, सिपाही मनीराम और ड्राइवर हरपाल तीनों जीप लेकर निकल पड़े। रास्ता आधा कच्चा था, धूल उड़ रही थी और गांव के खेतों में हल चलाने की आवाजें आ रही थीं। एसएचओ साहब रास्ते भर कुछ नहीं बोले, बस एक नोटबुक में कुछ कुछ लिखते रहे। वो आदमी यानी लड़की का बाप आगे की सीट पर बैठा था। बार बार पीछे मुड़कर हमें देखता और कहता, साहब मेरी बिटिया को ढूंढ लीजिए, वो बहुत सीधी है, कभी किसी से उलझी तक नहीं। जब हम गांव पहुंचे तो आधे लोग पहले से बाहर खड़े थे। सबकी निगाहें हमारी जीप पर थीं। एसएचओ साहब ने उतरते ही सीधा पूछा, आखिरी बार किसने देखा था लड़की को? सबने एक दूसरे की ओर देखा पर कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग बोला कि शाम को उसे पुरानी बावली की तरफ जाते देखा गया था। एसएचओ साहब ने मुझसे कहा कि चलो उधर चलते हैं। रास्ता सुनसान था, दोनों ओर बबूल के पेड़ और बीच में एक टूटा रास्ता जो बावली तक जाता था। हम जब वहां पहुंचे तो जगह पर हल्की हल्की बदबू थी और जमीन पर कुछ निशान से लग रहे थे, जैसे किसी ने घसीटने की कोशिश की हो। एसएचओ साहब ने झुककर मिट्टी उठाई, सूंघी और धीरे से बोले कि कुछ तो हुआ है यहाँ। हमने आसपास तलाश शुरू की। बावली के किनारे एक टूटी हुई चप्पल मिली जो लड़की के बाप ने पहचान ली। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो वहीं बैठ गया। एसएचओ साहब ने मुझे आदेश दिया कि इलाके को घेरो और कोई बाहर न जाए। उस दिन का सूरज जैसे रुक गया था, हवा भारी हो गई थी। गांव की औरतें घरों के अंदर चली गईं, मर्द चुपचाप दरवाजों पर खड़े थे। हम रात तक वहीं रहे, कोई सुराग नहीं मिला। लड़की का मोबाइल घर पर ही था और किसी ने उसे जाते नहीं देखा था। रात करीब 9 बजे जब हम थाने लौटे तो एसएचओ साहब बहुत देर तक फाइल पर झुके रहे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस टेबल पर रखे पंखे को बंद किया और बाहर बरामदे में आकर बोले कि ये मामला कुछ अलग है। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं है। अगले दिन सुबह एसएचओ साहब ने आदेश दिया कि गांव के हर आदमी से पूछताछ होगी। मैं और मनीराम पूरे दिन खेतों में, गलियों में और मंदिर के पीछे तक घूमते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था, या शायद सब जानकर भी चुप थे। तीसरे दिन शाम को अचानक एसएचओ साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि जीप निकालो, हमें फिर से बावली पर चलना है। मैंने पूछा, क्या कोई सुराग मिला साहब? तो उन्होंने बस इतना कहा कि रात में अक्सर कुछ आवाजें आती हैं उधर से और उन्हें खुद देखना है। हम गए, अंधेरा घना था, आसमान में बादल थे, टॉर्च की रोशनी में बावली का पानी नीला सा दिख रहा था। एसएचओ साहब किनारे झुके और कुछ देर तक वहीं देखते रहे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नीचे की तरफ देखो, पत्थरों पर कुछ चिपका हुआ है। मैं झुककर देखा तो वो किसी लड़की का रिबन था, आधा गीला आधा सूखा। एसएचओ साहब ने उसे उठाया, अपने जेब में रखा और बोले, मामला अब सीधा नहीं रहा। वो रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रातों में से एक थी। अगले दिन सुबह एसएचओ साहब ने किसी से कोई बात नहीं की। वो थाने के कमरे में बैठे रहे और बस पुराने केस फाइलों को देखने लगे। मैं बाहर खड़ा था पर समझ रहा था कि वो किसी गहरी सोच में है। जब दोपहर का समय हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि गांव के 2-3 लड़के जिनके बारे में अफवाह है कि वो बावली के आसपास घूमते रहते हैं, उन्हें पकड़ो और पूछताछ के लिए लाओ। मैं और मनीराम गांव पहुंचे। लोगों की निगाहें अब भी हम पर टिकती थीं। हर कोई इस मामले को लेकर डरा हुआ था, पर कुछ अजीब भी था। कुछ आंखें ऐसी थीं जो हमें देखकर छिप जाती थीं, जैसे डर किसी का नहीं बल्कि किसी को छिपाने का हो। हमने तीनों लड़कों को थाने लाकर बैठाया।
एसएचओ साहब ने खुद उनसे सवाल किए। एक एक की आंखों में झांका, पर सबने कहा कि वो तो खेतों में थे या घर पर थे, किसी को कुछ नहीं पता। एसएचओ साहब ने उनका मोबाइल चेक करवाया, लेकिन कोई खास बात नहीं मिली। रात को जब सब चले गए, एसएचओ साहब देर तक बैठे रहे। उन्होंने धीरे से कहा कि ये गांव झूठ बोल रहा है, हर चेहरा कुछ छिपा रहा है। अगले दिन उन्होंने खुद गांव में घूमना शुरू किया। मैं पीछे पीछे चलता रहा। वो हर घर में जाते, औरतों से भी बात करते, बच्चों से भी। वो कहते थे कि किसी भी गांव का सच बच्चों की आंखों में छिपा होता है। एक बार वो एक बूढ़ी औरत के पास रुके जो दरवाजे के बाहर बैठी बीड़ी पी रही थी। वो औरत उन्हें देखकर बस इतना बोली कि साहब, रात को बावली के पास कोई रोता है, सब सुनते हैं पर कोई जाता नहीं। उसके बाद एसएचओ साहब कई दिनों तक उसी बावली के पास बैठे रहे, हर रात बिना किसी को बताए। मैं और मनीराम भी साथ रहते। कभी कभी दूर से कोई सरसराहट सुनाई देती, कभी जैसे कोई हल्की सी सिसकी। एसएचओ साहब कहते कि आवाज लड़की की लगती है। छठे दिन सुबह जब सूरज निकल रहा था, एसएचओ ने बावली में रस्सी डालकर नीचे उतरने का फैसला किया। गांव के कुछ लोग भी आ गए थे, सब डरे हुए थे। नीचे अंधेरा था, पानी सड़ा हुआ था। एसएचओ साहब ने टॉर्च नीचे की तरफ फेंकी और जो उन्होंने देखा वो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। पानी के किनारे एक नीली चूड़ी तैर रही थी और कुछ कपड़े पानी में उलझे हुए थे। एसएचओ साहब नीचे उतरे और कुछ देर बाद जब ऊपर लौटे, उनके हाथ में वही लड़की की दुपट्टा था जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने दर्ज की थी। गांव में सन्नाटा फैल गया। लड़की के पिता वहीं बेहोश हो गए। एसएचओ साहब ने मुझे आदेश दिया कि बावली के आसपास का पूरा इलाका सील करो, किसी को पास मत आने देना। उस शाम को एसएचओ साहब ने एक शब्द नहीं बोला। थाने में अंधेरा छाया रहा। रात को जब मैं बाहर बरामदे में बैठा था तो देखा वो अकेले कमरे में बैठे फाइल देख रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, जैसे कुछ उन्हें भीतर से तोड़ रहा हो। 3 दिन बाद फोरेंसिक टीम आई। बावली से जो बरामद हुआ उसने सबको हिला दिया। लड़की के कपड़ों के साथ कुछ और भी था, एक पुलिस के बैज का टुकड़ा। एसएचओ साहब ने जैसे ही वो देखा, उनका चेहरा जम गया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बैज पुराने यूनिफॉर्म का है और सिर्फ कुछ खास लोगों के पास ही था। मैंने धीरे से पूछा कि क्या ये किसी पुलिस वाले का हो सकता है, तो वो बोले कि शायद हाँ। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये मामला जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं गहरा था। एसएचओ साहब का चेहरा कठोर हो गया था, जैसे उन्होंने कुछ तय कर लिया हो। अगले दिन उन्होंने सब पुलिस वालों की मीटिंग बुलाई। उनकी आवाज भारी थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी का हाथ इस केस में निकला तो चाहे वो मेरा आदमी ही क्यों न हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। थाने में खामोशी छा गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। उस रात मैं सो नहीं पाया। मुझे लग रहा था कि अब मामला किसी बाहरी का नहीं रहा, कुछ न कुछ अंदर से सड़ चुका है। एसएचओ साहब अगले दिन सुबह सुबह निकल गए, किसी को नहीं बताया कहाँ। जब शाम को लौटे तो बस इतना बोले कि सबूत मिल रहे हैं, पर किसी पर भरोसा नहीं करना है। मैंने उनकी आंखों में कुछ देखा, थकान नहीं, दर्द नहीं, बल्कि वो एहसास जो तब आता है जब कोई अपनी ही घर के भीतर अपराध देख लेता है। उस रात उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि कल सुबह हम फिर बावली जाएंगे। उन्होंने मनीराम को नहीं बुलाया, बस मैं और वो। सुबह हम दोनों निकले। रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हम बावली के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आज कुछ होता है तो पीछे मत हटना। हवा ठंडी थी, आसमान में बादल छाए थे। वो बावली के किनारे खड़े होकर नीचे देखने लगे। अचानक उन्होंने अपनी टॉर्च नीचे फेंकी और चिल्लाए, कौन है वहाँ? नीचे से कोई जवाब नहीं आया, पर पानी में हलचल हुई। एसएचओ साहब ने झट से पिस्तौल निकाली और बोले कि निकलो बाहर। उसके बाद जो हुआ वो आज तक किसी को नहीं बताया गया। उस सुबह जब बावली के किनारे वो हलचल हुई थी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। एसएचओ साहब नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। पानी बहुत गहरा था और नीचे से कुछ हिलने डुलने की आवाजें आ रही थीं। एसएचओ साहब ने रस्सी का सहारा लिया और आधा नीचे उतर गए। टॉर्च की रोशनी में पानी की सतह चमक रही थी और अचानक एक साया सा दिखा। वो साया कुछ पलों में गायब हो गया, जैसे बावली ने उसे निगल लिया हो। एसएचओ साहब ऊपर लौटे तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बोले कि नीचे कोई है जो जानबूझकर यहाँ आता है, लेकिन अब तक पकड़ से बाहर है। हम वापस लौट आए, लेकिन रास्ते भर वो कुछ नहीं बोले। थाने पहुंचकर उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि बावली के आसपास रात में गश्त लगानी है, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी हर रात वहां जाऊंगा। उस रात पहली बार मैंने एसएचओ साहब को इतना बेचैन देखा। वो अकेले बरामदे में बैठे थे, हाथ में वही रिबन था जो बावली से मिला था। उन्होंने उसे देर तक देखा, फिर जेब में रख लिया।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनके भीतर क्या चल रहा है। वो कोई बात नहीं करते थे, न हंसते न गुस्सा करते, बस काम करते रहते जैसे किसी कर्ज की अदायगी बाकी हो। 3 दिन ऐसे ही बीते। चौथे दिन सुबह एसएचओ साहब गांव के स्कूल पहुंचे। उन्होंने वहां के मास्टर से पूछा कि वो लड़की कैसी थी, किनसे बात करती थी, क्या कोई झगड़ा हुआ था। मास्टर ने कहा कि लड़की बहुत सीधी थी, लेकिन कुछ दिनों से चुप-चुप रहती थी। वो कहता था कि उसे डर था, किसी की निगाह उस पर थी। एसएचओ साहब के चेहरे पर एक साया सा उभरा। उन्होंने धीरे से कहा कि उस डर का नाम पता लगाना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने मुझे और मनीराम को गांव के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जुटाने को कहा। पास के ढाबे और सड़क पर लगे कैमरों में जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। शाम के वक्त जब लड़की स्कूल से लौटी थी तो उसके पीछे एक बाइक जा रही थी। बाइक सवार ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन बाइक पर लगे स्टिकर ने सब कुछ साफ कर दिया। वो बाइक थाने के अंदर की थी। एसएचओ साहब ने जब फुटेज देखा तो बस कुर्सी से उठे और बाहर चले गए। उनका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उनकी आत्मा पर चोट कर दी हो। कुछ घंटे बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सब पुलिसकर्मियों की बाइक की जांच करो। मैं और मनीराम एक-एक कर सबकी बाइक देख रहे थे। जब एक जवान की बाइक पर वही स्टिकर मिला जो फुटेज में था तो मेरा गला सूख गया। एसएचओ साहब ने उसे तुरंत बुलाया। वो जवान कांप रहा था। उसने पहले तो इनकार किया, पर जब एसएचओ साहब ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। उसने कहा कि हाँ, वो लड़की को जानता था, उसे बहलाकर मिलने बुलाया था, लेकिन जब लड़की ने मना किया तो उसने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। लड़की बावली के किनारे गिरी और जब वो भागने लगा तो लड़की का दुपट्टा उसके हाथ में फंस गया। वो डर के मारे भाग गया और तब से चुप था। थाने में सन्नाटा छा गया। एसएचओ साहब खामोश खड़े रहे। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा कि कानून के आगे हर गुनाह बराबर होता है, चाहे वो पुलिस वाले का ही क्यों न हो। उस जवान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई थी। एसएचओ साहब का चेहरा अब भी शांत नहीं था। वो बोले कि ये तो बस आधा सच है। लड़की बावली में खुद नहीं गिरी थी, किसी ने उसे नीचे फेंका था। अगले दिन फोरेंसिक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था कि लड़की की मौत बावली में डूबने से नहीं बल्कि सिर पर लगी चोट से हुई थी। एसएचओ साहब ने रिपोर्ट देखते ही कहा कि अब खेल समझ आ गया है। उन्होंने कहा कि कोई और था वहाँ जो इस सब के पीछे था। मैंने पूछा कि कौन हो सकता है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस बोले कि मैं उसे जानता हूँ। उस रात एसएचओ साहब बहुत देर तक थाने के बाहर टहलते रहे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि उस लड़की की आंखों में मुझे किसी की झलक दिखी थी जो सालों पहले खो गई थी। मैंने पूछा किसकी, तो उन्होंने बस इतना कहा कि मेरी बेटी की। उस वक्त मुझे पता चला कि एसएचओ साहब ने कई साल पहले अपनी छोटी बेटी खो दी थी जो किसी हादसे में गुम हो गई थी। तब से वो एकदम बदल गए थे। उनके लिए हर गुमशुदा लड़की अब वही बन जाती थी। उस रात वो अकेले बावली गए। जब मैं सुबह पहुंचा तो उन्हें वहां बैठे पाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि अब सच का आधा चेहरा दिख गया है, बाकी आधा जल्द सामने आएगा। फिर वो खामोश हो गए। अगले दिन सुबह गांव में एक अफवाह फैल गई कि बावली के पास फिर किसी ने किसी को देखा है। एसएचओ साहब ने बिना वक्त गमाए मुझे बुलाया। हम दोनों वहां पहुंचे। इस बार हवा अलग थी, ठंडी और सन्नाटे से भरी। बावली के किनारे एक पुराना कागज पड़ा था। एसएचओ साहब ने उसे उठाया। उस पर लड़की की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि वो डरती है क्योंकि थाने का एक आदमी बार बार उसका पीछा करता है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पा रही। एसएचओ साहब के हाथ कांप गए। उन्होंने पन्ना मोड़ा और जेब में रख लिया। फिर धीमी आवाज में बोले कि अब जो होगा वो मैं अकेले करूँगा। उस रात के बाद एसएचओ जैसे बदल गए थे। वो किसी से बात नहीं करते थे। थाने में भी उनका साया कम ही दिखता था। लगता था कि वो अब इस केस से नहीं बल्कि खुद से लड़ रहे हों। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे और जब कभी किसी को देख लेते तो जैसे उसके आर पार झांक जाते। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है, पर इतना जानता था कि वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। 3 दिन बाद उन्होंने अचानक कहा कि हमें उस बावली में फिर से उतरना होगा, लेकिन इस बार दिन में नहीं, रात में। मैंने डरते हुए कहा कि साहब, रात में तो वहाँ कुछ न कुछ होता है, गांव वाले तक पास नहीं आते। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर डर से ही सब रुक जाए तो सच कभी बाहर नहीं आता।
रात करीब 11 बजे हम दोनों वहाँ पहुँचे। हवा बहुत ठंडी थी, पेड़ों से सूखे पत्ते गिर रहे थे, चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ मेंढक और झींगुरों की आवाजें। एसएचओ साहब ने रस्सी बांधी, टॉर्च निकाली और बोले कि आज सच्चाई नीचे छिपी नहीं रहेगी। मैंने रस्सी थामी और उन्हें धीरे धीरे नीचे उतारने लगा। कुछ मिनट बाद उन्होंने आवाज दी कि रोक दो। फिर कुछ देर तक खामोशी रही। अचानक उन्होंने चिल्लाया कि नीचे एक लोहे का संदूक है और पानी के अंदर कुछ भारी चीज पड़ी है। मैंने और मनीराम ने मिलकर रस्सी खींचनी शुरू की। बहुत मेहनत के बाद वो संदूक बाहर आया। जंग लगा हुआ था पर उसके ताले टूटे हुए थे। एसएचओ साहब ने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर जो था उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लड़की के कुछ कपड़े थे, एक पुरानी डायरी और पुलिस की फाइल का टुकड़ा। एसएचओ साहब ने वो फाइल उठाई और जैसे ही उन्होंने उस पर लिखा नाम देखा, वो एकदम पीछे हट गए। फाइल पर लिखा था केस नंबर 74 बाय एसएचओ विजय सिंह 2012, गुमशुदा लड़की का मामला। यानी ये वही केस था जिसमें सालों पहले एसएचओ साहब की खुद की बेटी लापता हुई थी। मैंने उनकी ओर देखा। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ आया कि क्यों हर गुमशुदा लड़की का चेहरा मुझे मेरी बेटी जैसा लगता था। लेकिन इस केस में कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ जो मेरे अतीत से आता है। उन्होंने डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, वो मुझे मजबूर कर रहा है, अगर मैं नहीं मानी तो वो सबको बता देगा, मैं डरती हूँ। एसएचओ साहब ने डायरी बंद की और बोले कि अब ये मामला कानून का नहीं रहा, ये इंसाफ का मामला है। उसके बाद उन्होंने थाने लौटकर किसी से बात नहीं की, बस फाइलें देखते रहे। रात को मैंने देखा वो अकेले बैठकर किसी पुराने फोटो को देख रहे थे, जिसमें वो, उनकी पत्नी और छोटी बेटी मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैल गई कि बावली में फिर किसी को देखा गया है। एसएचओ साहब तुरंत वहां पहुंचे। जब हम पहुंचे तो देखा कि बावली के पास एक परछाई खड़ी है। एसएचओ साहब आगे बढ़े और उस शख्स ने मुंह ढका हुआ था। एसएचओ साहब बोले, तू कौन है? वो आदमी भागने लगा। एसएचओ साहब उसके पीछे दौड़े और कुछ दूर जाकर उसे पकड़ लिया। जब उसका चेहरा सामने आया तो मैं दंग रह गया। वो हमारे ही थाने का हेड कांस्टेबल था। उसने कबूल किया कि वो उस जवान के साथ इस पूरे खेल में शामिल था। उन्होंने लड़की को फंसाने की कोशिश की थी, क्योंकि एसएचओ साहब ने कुछ महीने पहले उसे निलंबित करवा दिया था। वो बदला लेना चाहता था। लड़की उनके सामने आ गई और उन्होंने उसे मारकर बावली में फेंक दिया। एसएचओ साहब के पुराने केस की फाइल और कागज उन्होंने वहाँ इसलिए छोड़े ताकि एसएचओ साहब की छवि खराब हो सके। एसएचओ साहब कुछ पल तक खामोश खड़े रहे, फिर बोले कि कानून के आगे कोई बड़ा नहीं होता, और उसी वक्त उन्होंने हेड कांस्टेबल को हथकड़ी लगाई। लेकिन मैं जानता था कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एसएचओ साहब के भीतर कुछ टूटा था। उन्होंने जो देखा वो सिर्फ एक गुनाह नहीं था, बल्कि अपने ही विश्वास का कत्ल था। उस केस के बाद थाने में जैसे सब कुछ बदल गया। हेड कांस्टेबल को जेल भेज दिया गया, बाकी दोषियों को सजा मिली। गांव में फिर सन्नाटा लौट आया। बावली को बंद करवा दिया गया। लेकिन एसएचओ साहब अब पुराने एसएचओ साहब नहीं रहे। वो अब चुप रहते थे, बहुत चुप। उनकी आंखों में अब वो तेज नहीं था जो कभी थाने को जिंदा रखता था। एक शाम जब ड्यूटी खत्म हुई तो मैंने उन्हें थाने के बरामदे में बैठा देखा। वो हाथ में वही रिबन पकड़े थे जो उस लड़की का था। उन्होंने मुझे देखा और बस इतना कहा कि कुछ लड़ाइयाँ कानून से नहीं, आत्मा से लड़ी जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहा हूँ। मैंने सोचा थोड़े दिन आराम करेंगे, लेकिन वो छुट्टी कभी खत्म नहीं हुई। 3 हफ्ते बाद हमें खबर मिली कि एसएचओ साहब अपने गांव के पास एक पुराने कुएं के पास बैठे मिले, एकदम शांत। पास में वही रिबन और उनकी पुरानी बेटी का फोटो रखा था। कोई नहीं जानता उन्होंने वहां क्या किया, क्या सोचा। बस इतना पता है कि उन्होंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराए। थाने में आज भी जब कोई नया एसएचओ आता है तो मैं उसे ये कहानी सुनाता हूँ। कहता हूँ कि कानून फाइलों में नहीं, इंसान के दिल में होता है। कभी कभी रात को जब मैं थाने के बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठता हूँ तो हवा में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो कि मैं गुमशुदा नहीं हूँ, मैं यही हूँ, हर उस लड़की के चेहरे में जिसे इंसाफ चाहिए। और मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो आवाज उसी की है, एसएचओ साहब की। अब जब सालों बीत चुके हैं, बाल सफेद हो गए हैं और आंखों के नीचे झुर्रियां गहरी हो चली हैं, तो अक्सर रात में जब ड्यूटी खत्म कर घर लौटता हूँ तो वो दिन याद आते हैं। वो केस, वो बावली, वो लड़की और एसएचओ साहब।
कभी कभी लगता है कि मैंने पुलिस की नौकरी नहीं की, बल्कि एक ऐसी कहानी का हिस्सा बना जो अधूरी रह गई। क्योंकि इंसाफ सिर्फ सजा से नहीं होता, कभी कभी आत्मा के सुकून से भी होता है। और एसएचओ साहब ने वो सुकून अपने साथ कहीं ले लिया। लोग कहते हैं कि एसएचओ साहब बहुत सख्त थे, लेकिन मैंने उन्हें अंदर से देखा था। वो एक ऐसे आदमी थे जिनका दिल हर दर्द को महसूस करता था, पर चेहरे पर कभी झलकने नहीं देता था। जब उन्होंने उस लड़की की लाश देखी थी तो उनकी आंखों में जो दर्द था वो किसी बाप की आंखों जैसा था, जिसने दूसरी बार अपनी बेटी को खो दिया हो। उनकी बेटी का नाम आज भी किसी फाइल में गुम है और वो लड़की भी शायद अब किसी की याद में नहीं बची। लेकिन मेरे लिए दोनों एक ही हैं। एक जिसने अपने जीवन से ये सिखाया कि डर के आगे भी इंसाफ हो सकता है, और दूसरा जिसने अपनी जान देकर साबित किया कि सच कभी पूरी तरह नहीं मरता। थाने की दीवार पर एसएचओ साहब की एक पुरानी तस्वीर टंगी है। हर नए जवान को जब ड्यूटी सौंपी जाती है तो मैं उन्हें उस तस्वीर की ओर देखकर कहता हूँ कि इस वर्दी का वजन सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का भी होता है। कभी कभी रात में जब अकेला थाने में गश्त लगाता हूँ तो पीपल के पेड़ के नीचे से एक हवा चलती है। उस हवा में वही आवाज सुनाई देती है, धीमी, गहरी और परिचित, जैसे कोई कह रहा हो कि मामला खत्म नहीं हुआ, किसी और की कहानी शुरू होने वाली है। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, टॉर्च बंद कर देता हूँ और आसमान की ओर देखता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि इंसाफ हमेशा कानून की मेज पर नहीं, कभी कभी आत्मा की खामोशी में भी मिलता है। और वो खामोशी आज भी यही है, इस थाने में, उस बावली के पानी में और हर उस आवाज में जो रात के सन्नाटे में दब जाती है। वो गुमशुदा लड़की अब एक कहानी बन चुकी है और एसएचओ साहब अब एक याद। पर दोनों ने मिलकर मुझे सिखाया कि जब तक इंसाफ जिंदा है, कोई भी गुमशुदा नहीं होता।